Objective 2, question number 1. Electrons are emitted by a hot filament and are accelerated by an electric field as shown in the figure. The two stops at the left ensure that the electron beam has a uniform cross section. A. The speed of the electron is more at B than at A. B. The electric current is from left to right. C. The magnitude of the current is larger at B than at A. D. The current density is more at B than at A. स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको एक हॉट फिलामेंट दिया गया है। इस हॉट फिलामेंट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स तो इससे सब डायरेक्शन में इमिट हो रहे होंगे, हर डायरेक्शन में इस तरह से इमिट हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आपको साथ ही साथ यहाँ पे दो स्टॉप्स दे दिए गए हैं इस तरह से, सो डैट कि इलेक्ट्रॉन बीम जो आगे इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन बीम ये फ्लो करेगा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सब जगह सेम हो, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये इमिट हो रहा है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन में साथ ही साथ आपको और भी दिया गया है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक्सेलरेट हो रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं। तो चार स्टेटमेंट हम लोगों को दिया गया है स्टूडेंट, चूज करना है इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक एक करके देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला हम लोग पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव 2 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सारे स्टेटमेंट्स को देखना होगा केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब ये ऑप्शन ए में कह रहा है कि भाई बी पर जो स्पीड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड बी पर होगा वो ए से ज़्यादा स्पीड होगा। समझिएगा। चलिए स्टूडेंट इस चीज को आप दो तरीके से समझ सकते हैं। मेथड 1, पहले तो कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सेलरेट हो रहे हैं। एक्सेलरेट हो रहे हैं कहने का क्या मतलब हुआ, एक्सेलरेशन में मूव कर रहे हैं, मतलब उनका स्पीड बढ़ते जा रहा है। सिंपल कंसेप्ट मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स का, एक्सेलरेशन में जा रहा है मतलब उनका स्पीड बढ़ते जा रहा है, मतलब कि बी पर जो स्पीड होगा, स्पीड बढ़ गया वो ए से ज़्यादा होगा। बी पर स्पीड ए से ज़्यादा होगा, मतलब कि ए वाला स्टेटमेंट मेरा सही है। आप इस चीज़ को ऐसे समझिए, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख दिया था, या थोड़ा बेसिक तरीके से समझिए। भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब ये डायरेक्शन है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मतलब स्पीड बढ़ते चला जाएगा, एंड सो बी पर स्पीड ए से ज़्यादा होगा। क्लियर है। इसको दूसरे कैसे हम लोग समझ सकते हैं स्टूडेंट कि स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगा, अगर आप फोर्स के टर्म में अगर एक्सप्लेन नहीं करते, एनर्जी के टर्म में समझ सकते हैं। कैसे भाई, ये हम लोगों को दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, तो हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो मान लिया यहाँ ए पर पोटेंशियल अगर VA है, बी पर पोटेंशियल अगर VB है, इसका मतलब बी पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब कि बी पर जो पोटेंशियल होगा ये ए से ज़्यादा होगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल v लिखे हैं, स्पीड को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल V लिखे हैं पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। चलिए अब हम लोग भाई जब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, जिसको नॉर्मली हम लोग U से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहिए, या यहाँ पे ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का ए पर जो होगा वो कितना होगा, -E, और ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये सब आपको बेसिक भाई, ये सब फॉर्मूला या ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। सारा हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिमिलरली बी पर जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, -E, और बी पर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, समझिएगा। अब आप ये पहला रिलेशन मानिए, ये दूसरा रिलेशन मानिए, ठीक है। और इन दोनों रिलेशन से क्या हम लोग समझ सकते हैं भाई, समझिएगा कि भाई ए पर जो पोटेंशियल है, ए पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो कम है, ए पर पोटेंशियल का वैल्यू कम है, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण, ठीक है ना, ओवरऑल ए पर जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा वो बी से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, बी से ज़्यादा हो जाएगा। ए पर ये VA का वैल्यू VB से कम है, लेकिन नेगेटिव साइन के कारण, ये तो सेम है, नेगेटिव साइन के कारण UA का वैल्यू जो है UB से ज़्यादा हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। मैथमेटिकली इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, आप समझिएगा। ऑल्सो लेकिन एक बात भाई क्लियर है, एनर्जी कंजर्वेशन से इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी ए पर होगा और टोटल एनर्जी बी पर, ये बराबर होना चाहिए। ये हम लिख रहे हैं
टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एट ए और टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एट बी, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रॉन का ए पर कौन कौन सा एनर्जी होगा, एक तो होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी यू ए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके मोशन के कारण इसका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसके स्पीड के कारण काइनेटिक एनर्जी ए पर। उसी तरह बी पर जो एनर्जी होगा टोटल, इसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, बी पर इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है? चलिए इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। अब समझिएगा, बाई 3 and 4, बाई 3 and 4, देखिए ये हम लोगों को पता है कि ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है वो बी से ज़्यादा है, ये दोनों बराबर भी है, बराबर भी होना चाहिए, और ये पता है कि इसका वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो बराबर होने के लिए काइनेटिक एनर्जी ए पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होना चाहिए, मतलब बी पर ज़्यादा होना चाहिए। तभी तो ऑलरेडी यू ए का वैल्यू यू बी से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा है तो ये कम होना चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर फिर कंपनसेट होगा, बराबर होगा। अगर ये ज़्यादा है इसको भी ज़्यादा कर देंगे तो ओवरऑल टोटल इधर वाला तो ज़्यादा ही रह जाएगा, ठीक है ना। मतलब ए पर काइनेटिक एनर्जी बी से कम होगा, कहने का मतलब है कि ए पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, तो दोनों तरफ हाफ हाफ सेम है, इलेक्ट्रॉन ही है, मास सेम है। सिंपली कहने का मतलब ये हो गया कि ए पर जो स्पीड होगा वो बी पर जो स्पीड है उससे कम होगा, बी पर जो स्पीड है उससे कम होगा। कहने का मतलब बी पर स्पीड ज़्यादा होगा, बी पर स्पीड ज़्यादा होगा। तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, करंट का जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन तो हम ऐसे देख रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो भाई करंट लेफ्ट टू राइट थोड़ी होगा, करंट जो होगा वो होगा राइट टू लेफ्ट, ये करंट का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। सी पार्ट में कह रहा है कि बी पर जो करंट का वैल्यू होगा वो ए से ज़्यादा होगा, बिल्कुल नहीं, करंट का वैल्यू तो सब जगह सेम रहेगा, समझिएगा, एक जनरल कंसेप्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए किसी भी कंडक्टर से, ये एक जूम कीजिए, ये क्या है, मान लिया ये एक पर्टिकुलर इस तरह से कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ से यहाँ एक पर्टिकुलर इतना हम लोग मान लेते हैं, लाइक दिस। तो इन जनरल कोई भी कंडक्टर वो हो सकता है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शन का हो, जैसे एक ही हम कंडक्टर आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन, देखिए क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। यह एक और भी एग्जाम्पल याद आया, ये एस सी वर्मा का ही क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं, ठीक है, लाइक दिस, कि भाई एक इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि भाई इधर से अगर आई करंट इन किया है तो इधर से भी आई करंट इन करेगा, इधर से अगर आई करंट इन किया तो इधर से भी आई करंट आउट होगा। कहने का मतलब पर सेकेंड जितना चार्ज इधर से इन हो रहा है उतना ही चार्ज इधर से आउट होगा पर सेकेंड, ठीक है ना। चार्ज का कहीं यहाँ पे स्टोरेज नहीं होगा, चार्ज का स्टोरेज नहीं होगा। वन थिंग, कहने का मतलब है कि अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया भले है अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे I1 करंट होगा, यहाँ पे I2 करंट होगा, यहाँ पे I3 करंट होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इस तरह से हम दिखा दिए, ठीक है ना। यहाँ पे I4 करंट होगा, ऐसा नहीं, I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू I3 इक्वस टू I4 होगा, मतलब करंट का वैल्यू सब जगह बराबर होगा। करंट का वैल्यू न तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से चेंज होता है, कांस्टेंट रहता है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है, करंट का वैल्यू सेम होगा। और न साथ ही साथ चार्ज के स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करता है, चार्ज का स्पीड हो सकता है कि कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहीं कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन करंट का वैल्यू सेम रहेगा, करंट का वैल्यू सब जगह सेम रहेगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ये बिल्कुल इसी तरह का एग्जांपल है कि सपोज कीजिए अभी इसी से ये एक अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेरिएबल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यहाँ से अगर वाटर का फ्लो हो तो वाटर भाई पर सेकेंड जितना वाटर इधर से आ रहा है इतना वाटर इधर से आउट होगा। वाटर कहीं बीच में स्टोर तो नहीं हो रहा है, उसके लिए तभी पॉसिबल है जब जितना पर सेकेंड इधर से वाटर इन हुआ उतना पर सेकेंड आउट होना चाहिए। अब वाटर का स्पीड कहीं हो सकता है चेंज करेगा, ऑब्वियसली अलग अलग भाई पाइप का अगर एरिया चेंज हो रहा है, पाइप का एरिया चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल वाटर का जो करंट है वो मेरा सेम रहेगा। तो ये हम नहीं कहेंगे कभी नहीं कि भाई बी पर करंट का वैल्यू सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन का स्पीड चेंज कर सकता नहीं है, यहाँ पे कर रहा है, बल्कि आप देख भी सकते हैं बी पर इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ पे करंट का वैल्यू ज़्यादा है। इस
एग्जाम्पल से हम यही समझाना चाह रहे थे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट डी पार्ट में कह रहा है कि बी पर जो ये क्या है, जे से हम डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को, तो बी पर करंट डेंसिटी का वैल्यू ए से ज़्यादा होगा। भाई करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब करंट का वैल्यू सेम है सब जगह, चाहे ए या बी का बात करें या इन जनरल, करंट का वैल्यू सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है कि ये दो स्टॉप हम इसलिए यूज ही किए हैं सो दैट कि सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहे। तो आई भी सेम है, ए भी सेम है, तो जे भी बराबर रहेगा। कहने का मतलब है कि एक्चुअल में ये रिलेशन होगा जे बी इक्वल्स टू जे, और यहाँ के लिए आई बी इक्वल्स टू आई, तो बड़ा नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर आपका ए हो गया। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ कैपेसिटर विथ नो डाइलेक्ट्रिक इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एट t इक्वल्स टू 0। कंसिडर अ पॉइंट A in the connecting wires and a point B in between the plates. A, there is no current through A. B, there is no current through B. C, there is a current through A as long as the charging is not complete. D, there is a current through B as long as the charging is not complete. स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपेसिटर को हम एक बैटरी के क्रॉस t इक्वल्स टू 0 पे हम कनेक्ट करते हैं। मतलब इनिशियली हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, t इक्वल्स टू 0 पे हम लोगों ने इसे कनेक्ट किया। अब दो पार्टिकुलर पॉइंट आपको कंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है। एक जो कनेक्टिंग वायर है बैटरी से, जो जिस वायर से हम कनेक्ट किए हैं कैपेसिटर को, तो कहीं पर भी आपको एक पॉइंट ए कंसिडर करना है और कैपेसिटर के बीच में कोई एक पॉइंट बी कंसिडर करना है। तो अब 4 स्टेटमेंट दिया गया है, हम लोगों को एक एक करके देखना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक एक करके देखते हैं। स्टूडेंट ए पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है कि आई ए से कोई, ये हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, आई ए से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मतलब ये जो ए पॉइंट है इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये पहले वाले ऑप्शन में कह रहा है। ऑब्वियसली ये गलत है, ये गलत है। क्या होगा कि शुरू में कैपेसिटर अनचार्ज है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन आप जैसे ही इसको बैटरी सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, ये चार्ज होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा, ये चार्ज होना लाइक दिस, इस तरह से चार्ज होना, इधर नेगेटिव चार्ज, तो चार्ज होना शुरू होगा, मतलब उस समय से करंट फ्लो करेगा और करंट का कुछ वैल्यू भी होगा। तो ये हम नहीं कह सकते भाई ए से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये गलत है, ये गलत है। अच्छा, ए से रिलेटेड एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे सी ऑप्शन में कह रहा है कि फ्लो करेगा, यस करंट फ्लो करेगा और ये तब तक एग्जिस्ट करेगा एज लॉन्ग एज चार्जिंग इज नॉट कंप्लीट, जब तक चार्जिंग कंप्लीट नहीं हो जाए। हाँ ये सही है, समझिएगा क्या है कि इसे चार्ज फ्लो करेगा, तभी तक फ्लो करेगा जब तक ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो जाए। जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा, जैसे ही ये फुल्ली चार्ज होगा उसके बाद ये क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है, फिर करंट का कोई फ्लो नहीं होता, चार्ज का कोई फ्लो नहीं होता है। तो ए से तभी तक करंट फ्लो करेगा, तभी तक फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर अनचार्ज है, फुल्ली चार्ज नहीं है, अनटिल नॉट फुल्ली चार्ज, अनटिल नॉट फुल्ली चार्ज, नॉट फुल्ली चार्ज। और जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब ए से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट मेरा सही है, ये स्टेटमेंट मेरा सही है। यहाँ पे इंग्लिश के हिसाब से ग्रामेटिकली में भी कुछ गलत हो, थोड़ा सा लग रहा है। एनीवे चलिए, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट, दो ऑप्शन को हम लोग देख लिया। बी के बारे में देखते हैं, बी के बारे में। बी ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भाई बी से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसमें सीधे कह रहा है कि बी से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑब्वियसली करंट फ्लो नहीं करेगा, कैपेसिटर के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। देखो इसको बेसिक तरीके से समझिए, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बी वाले केस में बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। एक्चुअल में करंट जो है ये सिर्फ आपका ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, ये जो कनेक्टिंग वायर्स है, इसी कनेक्टिंग वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, इसी कनेक्टिंग वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली इनसाइड द बैटरी ऑल्सो, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था, हम लोग सॉल्व किए थे, लगता है ऑब्जेक्टिव 1 में, ठीक है ना। तो ये बाहर में करंट फ्लो करेगा, अंदर में करंट फ्लो नहीं करता है, नहीं करता, हमेशा याद रखिए। ये इनफैक्ट होता क्या है आप समझिएगा, जैसे ही बैटरी को आपने इस कैपेसिटर के क्रॉस कनेक्ट किया, अभी कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है, कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही कनेक्ट किए तो अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगता है। इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव करने लगता है। ये कंडक्टर है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हाई पोटेंशियल आप इसको जोड़ दिए, 5 वोल्ट का बैटरी है तो 0 वोल्ट 5 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करना शुरू किया, तो इससे अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसलिए इस पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेसिक कंसेप्ट ये है, इलेक्ट्रॉन का इस तरह से फ्लो हुआ, मतलब करंट का ऐसे फ्लो हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव किया, करंट ऐसे मूव किया, ठीक है ना। एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है यहाँ पे। तो बाहर में करंट का फ्लो होता है, अंदर में करंट का फ्लो नहीं होता है। इसको एक बेसिक एग्जांपल से समझिए, बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहे हैं, बेसिक एग्जांपल से समझिए कि मान लिया सपोज कीजिए आपके पास एक पानी का टैंक है,
ठीक है, जिसमें पानी हम लोग सिंटैक्स वगैरह जो होता है पानी स्टोर करते हैं। तो क्या होता है, अब ये वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक है, ठीक है ना, ये वाटर टैंक है। इसमें दो आपका कनेक्शन रहता है, एक इन के लिए कि पानी इधर से आ रहा है, एक इधर से कि पानी आउट हो रहा है, समझिएगा। तो वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो करंट है, ये बाहर में ही होता है। पानी इधर से आ रहा है, पानी ऐसे 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 आपका फ्लो किया, फिर बाहर इधर आ रहा है, पानी ऐसे आपका फ्लो किया। अंदर में वाटर का करंट नहीं है, वाटर का फ्लो जो है, वाटर करंट जो है बाहर की तरफ है। क्लियर बात है। तो कुछ उसी टाइप का कंसेप्ट है यहाँ पे इसी तरह का कंसेप्ट है कि करंट जो है सिर्फ और सिर्फ ये बाहर जो कनेक्टिंग वायर है उसी में एग्जिस्ट करता है, उसी में फ्लो करता है, समझिएगा। तो उस हिसाब से बी वाला स्टेटमेंट मेरा सही है, बी वाला स्टेटमेंट सही है भाई, बी से कोई करंट का फ्लो नहीं करेगा। और डी में कह रहा है कि भाई यस फ्लो करेगा, एंड भाई फ्लो ही नहीं करेगा, ये भी आपका गलत है। वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, अब इनफैक्ट अभी इस लेवल में, जिस लेवल में आपको जो पढ़ना है या आपके सिलेबस में जो आता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम सही चीज़ आपको बता रहे हैं। लेकिन थोड़ा और डीपली अगर बात करें, जो कि हायर स्टडी आपको पढ़ने को मिलेगा, ये जो करंट हम लोग जो कहते हैं, ये तो जो होता है नॉर्मली इसको हम कहते हैं कंडक्शन करंट। ये जो बाहर में जो आप कनेक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो करता है, इसको कंडक्शन करंट या हम लोग सिंपली इसी को करंट कहते हैं अब तक। अभी आप कहते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे आप पढ़ेंगे हायर लेवल में कि कैपेसिटर के अंदर भी एक करंट एग्जिस्ट करता है, एक पार्टिकुलर कंडीशन में, एक स्पेशल कंडीशन में, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं स्टूडेंट। ये आगे आपको मिलेगा। एक जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है ना, या इंटरेस्ट आप थोड़ा सा जान ले। डिस्प्लेसमेंट करंट भी अंदर में एग्जिस्ट करता है। क्या होता है कि देखिए, कोई भी कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर क्या होता है, एक दो कंडक्टिंग प्लेट होता है, उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, उससे करंट नॉर्मल कंडीशन में फ्लो नहीं करता है। लेकिन अगर आप उस कैपेसिटर के क्रॉस बहुत हाई वैल्यू का एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस अगर आप क्रिएट कर दीजिए, बहुत हाई वैल्यू का अगर आप बैटरी लगा दीजिए या एनी हाउ बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप क्रिएट कर देते हैं, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या होता है, उसके अंदर में एक स्पेशल कंडीशन का, एक स्पेशल टाइप का, जो कि बिल्कुल अलग होता है, कंडक्शन करंट से एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जो कि फिलहाल चूंकि आपको अभी इस लेवल में नहीं है। और दैट्स वाई ऑन दैट बेसिस हम लोग कह रहे हैं कि भाई बी के अंदर कोई करंट नहीं होगा, कैपेसिटर के अंदर किसी पॉइंट पे कोई करंट नहीं होगा। क्लियर है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर एक्चुअल में तो करंट होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट करके भी होता है कैपेसिटर के अंदर। पहले तो वो आपको इस लेवल में पढ़ना नहीं है। दूसरा, वो होता है एक स्पेशल कंडीशन में, जब जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है, उसका वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर बात है। तो उस हिसाब से फाइनल आपका आंसर हो गया इसके लिए बी और सी। और मूव करते स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन नो करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर, A, the free electrons do not move. B, the average speed of a free electron over a large period of time is 0. C, the average velocity of a free electron over a large period of time is 0. And D, the average of the velocities of all the free electrons at an instant is 0. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंडक्टर से अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चूज करना है कौन सा सही है। सबसे पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट मूव। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव नहीं करते हैं। स्टूडेंट हम लोग इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव 1 के पहले क्वेश्चन में देखिएगा, और एक्सरसाइज में भी शायद आया है, या क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में इस तरह की चीज़ों को बहुत बार एक्सप्लेन किए हैं। कंडक्टर में क्या होता है कि भाई बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते रहते हैं जिगजैग पाथ पे, ठीक है ना। मूव तो करते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि मूव ही नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट मेरा गलत है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। मूव करते हैं भाई, कोलिजन होता है ना इलेक्ट्रॉन के बीच में। इलेक्ट्रॉन का ये जो मेटालिक आयन जिसको लैटिस भी कहते हैं, उसके साथ भी कोलिजन होता है। तो इन कोलिजन्स के कारण इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, लेकिन मूव करते हैं। तो ये कहना गलत है कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करते हैं। बी वाले स्टेटमेंट में कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0। एवरेज स्पीड 0 है किसी लार्ज टाइम इंटरवल में, नेवर। भाई कंटिन्यू जब मूव कर रहा है जिगजैग पाथ पर, तो इसका सर्टेन डिस्टेंस हो गया, एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी अगर इसी ऑप्शन में रहता तो मेरा वो स्टेटमेंट सही हो जाता है। एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं होगा, वो किसी भी, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम हो चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम हो, एवरेज स्पीड का तो कुछ वैल्यू रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस का कुछ, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस का तो कुछ वैल्यू रहेगा, सर्टेन डिस्टेंस वो कवर करेगा। जितना भी टाइम बढ़ते जाएगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो बी वाला भी गलत है, कह रहा है कि एवरेज स्पीड 0 होगा, ठीक है ना। सी में कह रहा था एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम इज 0, ये सही है।
किसी भी पर्टिकुलर फ्री इलेक्ट्रॉन का हम बात करें तो एक लार्ज टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। ऑब्वियस है एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में नेट इसका डिस्प्लेसमेंट कभी इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, लाइक दिस, फिर ये आगे बढ़ गया, लाइक दिस। मतलब एक लॉन्ग टाइम इंटरवल आप कंसीडर कीजिएगा, लॉन्ग टाइम इंटरवल कंसीडर कीजिएगा तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा उस लॉन्ग टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन का, चूंकि वो रैंडमली मूव कर रहा है। और बहुत ऑब्वियस आप समझ सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, दैट्स वाई उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो मतलब सी वाला स्टेटमेंट मेरा सही हो गया। क्लियर स्टूडेंट? चलिए डी में कह रहा है द एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट एन इंस्टेंट इज जीरो। अच्छा, किसी भी इंस्टेंट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी इंस्टेंट पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज ऑफ द वेलोसिटीज, वो जीरो होगा। ये भी सही है, ये भी सही है, चूंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं। हर इलेक्ट्रॉन जो है कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है। क्लियर है? तो वेक्टर सम, सारे इलेक्ट्रॉन का वेक्टर सम किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पर देखेंगे तो वो जीरो होगा। तो एवरेज वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन का किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो होगा। तो डी वाला स्टेटमेंट भी सही है स्टूडेंट। और थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो उन जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर में भी शायद आया है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मूव करते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Question number 4. Which of the following quantities do not change when a resistor connected to a battery is heated due to the current? A. Drift speed. B. Resistivity. C. Resistance. D. Number of free electrons. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी रजिस्टर को, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर को हम हीट कर रहे हैं, इससे जो करंट फ्लो कर रहा है, जब इसको किसी बैटरी के क्रॉस हम कनेक्ट करते हैं तो इस करंट के कारण ये हीट होता है, गर्म होता है। तो अब 4 क्वांटिटी आपको दिया गया है, बताना है कि इन 4 क्वांटिटी में से कौन सा चेंज नहीं होगा इस फिनोमेना के कारण, इस पोजीशन के कारण। समझिएगा स्टूडेंट, एक एक करके देखते हैं क्या होगा। स्टूडेंट पहले वाले ऑप्शन में है आपका ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है, ड्रिफ्ट स्पीड है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखिए इसमें ये 2 का तो बहुत ही क्लियर है, बी और सी का बहुत ही क्लियर है। आप इसको हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब आप इस रजिस्टर का आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो इसका क्या होगा, मेटालिक रजिस्टर है, इसका रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंडक्टिविटी सिग्मा घटता है और रेजिस्टिविटी बढ़ता है। क्लियर बात है? तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। आर इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, मैथमेटिकली भी देख लीजिए, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे में रेजिस्टिविटी बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। क्लियर बात है? रेजिस्टेंस भी बढ़ा तो करंट आपका घट जाएगा। ओम्स लॉ आई इक्वल्स टू वी बाई आर, समझ रहे हैं? तो इतना चीज़, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कह रहा है कि कौन सा चेंज नहीं होगा, तो बी और सी चेंज होगा, तो ये गलत हो गया भाई। बी भी बढ़ेगा, सी भी बढ़ेगा। कहना देखना है कि कौन सा चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज। अब आगे देखते हैं ए और डी में से। अच्छा डी में देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये तो फिक्स रहेगा ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आप कोई भी कंडक्टर लीजिए, ये जो रजिस्टर हम दिखा रहे हैं ये क्या है, किसी पर्टिकुलर ये कंडक्टर है और उसी का सर्टेन ये रेजिस्टेंस, हम जिसका मान लिया रेजिस्टेंस आ रही है हम दिखाते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में क्या होता है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। आप उसको, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को आप चेंज कीजिए, करंट का वैल्यू बढ़ाइए, करंट का वैल्यू घटाइए, ठीक है ना, या फिर आप इसको हीट कीजिए। एनी हाउ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकुलर सैंपल में, कंडक्टर का कोई पार्टिकुलर सैंपल, उसमें जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर जो है, वो संख्या जो है वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए इस कंडक्टर को ही छोटा कर दीजिए, एनी हाउ आप इस कंडक्टर को ही अगर आप छोटा कर दीजिए तब तो फिर जितना छोटा बचा तो उसमें अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अब और कम गया। इसका साइज को छोटा कीजिएगा तो और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स घट जाएगा। समझ रहे हैं बेसिक बात? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं होगा, ये तो पक्का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डी वाला तो मेरा सही है। अब ए बच गया, ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड तो समझिएगा भाई, अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग देखें कि करंट का वैल्यू घट गया, यहाँ से देखते हुए आगे करंट का वैल्यू घट गया और ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में डिसीजन लेना तो NEVDA, आई और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच का ये रिलेशन होता है, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसको कहते हैं। ये ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये सारा आपका फिक्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब यहाँ से क्लियर है कि आई प्रोपोर्शनल टू वी डी। तो जब आई घटा है तो वी डी भी घटेगा, वी डी घटेगा, मतलब ये वी डी आपका चेंज हो रहा है। वी डी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये कह रहा है कि चेंज नहीं है, डू नॉट चेंज नहीं करता, ये तो चेंज कर रहा है, मतलब ये भी गलत हो गया। फाइनल आंसर इज डी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ये ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में एक आप कोलिजन के हिसाब से भी आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा। याद कीजिए ऑब्जेक्टिव 1 के पहले क्वेश्चन में, अगेन
पहले या दूसरे क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव 1 में ही किसी क्वेश्चन में वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि आप जब किसी रजिस्टर को हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल एनर्जी ज़्यादा मिला, ज़्यादा कोलिजन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन का वो लैटिस मेटालिक आयंस के साथ कोलिजन बहुत फास्ट होने लगेगा। कोलिजन जब बहुत फास्ट होगा ना तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। अब जल्दी जल्दी कोलिजन कोलाइड हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा मतलब आपका ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा। ड्रिफ्ट स्पीड घटेगा मैथमेटिकली भी आप देख सकते हैं, ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, ई टॉ बाई 2m होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मास हो गया, सब चीज़ कांस्टेंट है यहाँ पे, तो रिलैक्सेशन टाइम टॉ घटेगा आपका, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो मैथमेटिकली भी आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे तरीके से। मूव करते हैं स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एज द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज, the ratio of resistivity to conductivity increases, B decreases, C remains constant and D may increase or decrease depending on the actual temperature। स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, किसी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो रेशियो होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। समझिएगा स्टूडेंट, अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा भाई टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है, कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है, और कंडक्टिविटी घटता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो रेजिस्टिविटी बाई कंडक्टिविटी है इसको हम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कंडक्टिविटी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो ध्यान दीजिए नीचे में 1 बाई रो हो गया, ये फाइनली रो का स्क्वायर हो गया। अब हमको डिसाइड करना है कि ये क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, भाई तो ये रेजिस्टिविटी का स्क्वायर है, जब रेजिस्टिविटी बढ़ता है तो उसका स्क्वायर तो और तेजी से बढ़ेगा। क्लियर बात है, मतलब कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो रेशियो है उसका वैल्यू जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं है ये ऑप्शन। एंड सो द फाइनल आंसर इज ए। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. A current passes through a wire of non-uniform cross-section. Which of the following quantities are independent of the cross-section? A. The charge crossing in a given time interval. B. Drift speed. C. Current density and D. Free electron density. स्टूडेंट ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास कोई वायर है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन यूनिफॉर्म है। आप देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ते जा रहा है, उससे कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। एक एक करके देखते हैं। पहले वाले में कह रहा है कि भाई चार्ज क्रॉसिंग इन अ गिवन टाइम इंटरवल, ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव 2 के आज ही हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में आपको हम बताए थे, वहाँ पे जो इस तरह का एक दूसरा वायर भी हम दिखाए थे और संजोग से ये भी इस क्रॉस सेक्शन का भी वायर दिखाए थे। तो चार्ज क्रॉसिंग यानी किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चार्ज क्रॉसिंग जो होगा वो हमेशा सेम होगा। ऑब्वियसली भाई सेम होना चाहिए, तभी तो जितना चार्ज इधर से फ्लो कर रहा है उतना ही चार्ज इधर से आउट हो रहा है। मतलब हर जितना करंट इधर से फ्लो उतना करंट इधर से आउट। अगर इधर से ज़्यादा चार्ज जा रहा है इधर से कम चार्ज जा रहा है, इसका मतलब ये चार्ज कहीं बीच में स्टोर हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए ये तभी पॉसिबल है कि चार्ज क्रॉसिंग एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना चार्ज इधर से इन हो रहा है उतना ही चार्ज इधर से आउट होगा। तो ये मेरा सही है, मेरा इंडिपेंडेंट होता है। चलिए बी वाले में देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सी आपका ये करंट डेंसिटी से आपको दिखाया है। तो ध्यान दीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये क्या होता है, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंटिन्यू चेंज किया है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज करेगा। और ये कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है, तो ये गलत है, ये तो चेंज करेगा, ठीक है ना, इसलिए ये मेरा गलत ऑप्शन हो गया। करंट डेंसिटी ये सॉरी VD ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्चुअली ये आपका C वाले ऑप्शन को हम एक्सप्लेन कर दिए। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो A चेंज हो रहा है इसलिए J भी चेंज होगा। यहाँ पे कह रहा है इंडिपेंडेंट, इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो चेंज हुआ। VD को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन हम पहले C को कर दिए। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, भाई तो आप अगेन I = NEVDA यही ना रिलेशन होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड = करंट बाई NEA, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ से बहुत ही क्लियर है। अगेन ड्रिफ्ट स्पीड जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये इस पर डिपेंड कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज हो रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड भी चेंज होगा। और यहाँ पे कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। डी में कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली ये भी अभी जस्ट एक्सप्लेन किया हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
डिफरेंस होता है या फिर कहें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों क्या है वो इंडिपेंडेंट होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट होगा, वो तो फिक्स है। क्लियर है? तो ये मेरा सही है, ये इंडिपेंडेंट होता है। सो फाइनल आंसर इज ए एंड डी। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। ए, एन ammeter शुड हैव ए स्मॉल रेजिस्टेंस। बी, एन ammeter शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस। सी, a voltmeter should have a small resistance and D, a voltmeter should have large resistance। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग जो आमीटर या वोल्टमीटर यूज करते हैं, आमीटर का यूज करते हैं हम लोग करंट मेजर करने के लिए, सीरीज में लगाते हैं। वोल्टमीटर हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कोई रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस चीज़ को मेजर करने के लिए। तो वोल्टमीटर हम जब भी लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं। तो आमीटर और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। लाइक दिस, ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। वन थिंग, तो भाई हम लोग आपको ये इससे पहले हम लिख दिए ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखिएगा। इन सारी चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं कि आमीटर जो हम यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। अब ये क्यों रेजिस्टेंस वहाँ पे हम कम या ज़्यादा यूज करते हैं आमीटर या वोल्टमीटर के केस में, उसका विथ रीजन क्लियरली वहाँ पे सारा चीज़ एक्सप्लेन किया है। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे बात करें तो 7 में पहला स्टेटमेंट है कि एन आमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। तो ऑब्वियसली स्मॉल रेजिस्टेंस, हाँ स्मॉल रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ए स्टेटमेंट मेरा सही है। एन आमीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस गलत है। सी में कह रहा है अब वोल्टमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस गलत है। अब वोल्टमीटर शुड हैव लार्ज रेजिस्टेंस सही है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। रीजन आपको देखना है ऑब्जेक्टिव 1 का क्वेश्चन नंबर 14-15 देख सकते हैं। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, a capacitor of capacitance 500 microfarad is connected to a battery through a 10 kilo ohm resistor. The charge stored on the capacitor in the first 5 seconds is larger than the charge stored in the next 5 second, 50 second, 500 second and D 500, सॉरी ये 5000 होगा ऑब्वियसली। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आपको एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस 500 माइक्रोफैराड है और उसको हम एक चार्ज कर रहे हैं जहाँ पे एक रेजिस्टेंस जो हम यूज किए हैं 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस यूज किए हैं। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि कैपेसिटर में जो चार्ज आएगा शुरू के 5 सेकंड में वो ज़्यादा होगा अगले जो 5 सेकंड में चार्ज होगा उससे ज़्यादा होगा, या अगले 50 सेकंड में जो चार्ज स्टोर होगा उससे ज़्यादा होगा, या अगले 500 सेकंड में, एंड लाइक दिस। समझिएगा स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला जो इनफैक्ट इजी मेथड और ये भी यही बल्कि ज़्यादा सुटेबल मेथड है, आप इसको ग्राफिकली बहुत आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा भाई, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टाइम कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं। टाइम कॉन्स्टेंट आप निकालिएगा, टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है RC, ठीक है। तो इक्वल टू RC, आर का वैल्यू 10 किलो ओम, तो 10 × 10⁻³ इतना ओम हो गया। कैपेसिटेंस है 500 माइक्रोफैराड, तो 500 × 10⁻⁻6 इतना फराड हो गया। मतलब ये इतना सेकेंड में हम लोग कन्वर्ट कर लिए इसको, ऐसा यूनिट सब यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर से 5 सेकेंड, समझिएगा। तो जब आप टाइम कांस्टेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट, तो इसका वैल्यू आ रहा है 5 सेकंड। मतलब ये जो सर्किट यूज कर रहे हैं इसका टाइम कांस्टेंट 5 सेकंड है। कहने का ये मतलब हो गया 5 सेकंड। टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि कैपेसिटर जो चार्ज होता है, जो कि इस तरह का इसका ग्राफ होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज आ रहा है टाइम के साथ, ठीक है ना। तो वन टाइम ये आपका ये जो टाइम कांस्टेंट होता है इसका कहने का मतलब ये हो गया 5 सेकेंड। मतलब कि 5 सेकेंड में ये कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज हम दिखा रहे हैं, जिसको Q0 से डिनोट करते हैं, जो कि इसका वैल्यू होता है CE। ये आपका EMF हो गया, C आपका कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वन टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो 63% चार्ज हो जाता है। 63% चार्ज हो जाता है, 63% ये चार्ज हो जाता है। मतलब कि 0.63 CE, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 0.63 CE कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सब बहुत बार हम लोग यूज कर चुके हैं। तो 63% तो भाई 5 सेकंड में चार्ज हो गया, कहने का ये मतलब हो गया। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 5 सेकंड में इतना चार्ज आया इस पे, तो क्वेश्चन आगे कह रहा है कि भाई अब ये जो वैल्यू होगा लार्जर होगा, ठीक है। अगला जो 5 सेकंड में इस पे चार्ज आएगा, फिर अगला 50 सेकंड में जो चार्ज आएगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये तो 5 सेकंड में ही 63% चार्ज हो गया। अब अगला आप चाहे आगे का चाहे 5 सेकंड कहिए या 50 सेकंड कहिए, 500 सेकंड कहिए या 5000 सेकंड कहिए या इवन 50,000 सेकेंड कहिए, ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन में कितना भी इस पे चार्ज आएगा तो मैक्सिमम इस पे अब चार्ज ही आएगा 37%। भाई ये तो आपका 63% चार्ज हो चुका है, अब इस पे मैक्सिमम चार्ज ही आना है 37%। तो अगला आप कितना भी टाइम इंटरवल बात कीजिए, किसी भी सूरत में चार्ज जो है इससे हमेशा कम ही रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि लार्जर है,
मतलब कि ज़्यादा चार्ज है, तो ऑब्वियस है 5 सेकंड, अगला जो 5 सेकंड में चार्ज होगा उससे भी ज़्यादा इस पे चार्ज रहेगा। 60 पर ये तो मैक्सिमम हो चुका है। अगला 50 सेकंड में भी कैलकुलेट कीजिए तो भी जो चार्ज आएगा उससे ये ज़्यादा चार्ज हो चुका है शुरू के 5 सेकंड में। उसी तरह अगला 500 सेकंड कहिए या अगला 5000 सेकंड कहिए। क्लियर है? सो ये मतलब यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो गए, समझिएगा। दूसरा आप इसको क्या मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं ना, मैथमेटिकली बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। समझिएगा, कैपेसिटर पे टी टाइम में अगर बात करें कितना चार्ज आता है, तो हम लोग बहुत बार पहले यूज कर चुके हैं C1 - e⁻t/τ टाइम कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब समझिएगा, टाइम कांस्टेंट हम लोग निकाल चुके हैं T/5। चलिए यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर देते हैं, सब हम लोग निकाल चुके हैं। C, अच्छा C नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको E का वैल्यू, C तो आपको दिया हुआ है, E का वैल्यू सब कांस्टेंट है, समझिएगा यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। 5 सेकंड में कितना चार्ज हुआ, तो शुरू का 5 सेकंड में आप कैलकुलेट कर लीजिए। C में आप रहने दीजिए 1 - e⁻−5/5, सब वैल्यू आपको निकल जाएगा। आप वैल्यू निकाल दिए, ध्यान दीजिएगा। अब आपको एक एक करके चेक कीजिए, मैथमेटिकली लेंदी मेथड है, लेकिन इनकेस अगर आपके दिमाग में ये मेथड नहीं आता है तो नेक्स्ट 5 सेकंड में, अब नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना चार्ज आया इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए समझिएगा, पहले आपको कैलकुलेट करना होगा डायरेक्टली ये फॉर्मूला से कि 10 सेकंड में कितना चार्ज हुआ। 10 सेकंड में कितना चार्ज हुआ, तो CE1 - e⁻−10/5 10 सेकंड में चार्ज हो गया। तो अब अगला 5 सेकंड में कितना चार्ज हुआ है, अगला 5 सेकंड, ये Q5 लिख देते हैं। नेक्स्ट 5 सेकंड में, तो 10 सेकंड में जो चार्ज हुआ, शुरू का जो 5 सेकंड में जो चार्ज हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा, Q10 - Q5, तब आपको नेक्स्ट 5 सेकंड में चार्ज निकलेगा। इसका जो वैल्यू निकलेगा, सबको C रहने दीजिए, ये जो वैल्यू आएगा ना आप देखिएगा, सबका जो वैल्यू होगा ना मैक्सिमम इसी का वैल्यू होगा, सबका वैल्यू इससे कम ही आएगा। उसी तरह अगर आपको अगला 50 सेकंड में निकालना है, समझिएगा अगला 50 सेकंड में, तो आप क्या कीजिए, पहले सीधे कि 55 सेकंड में कितना चार्ज हुआ, तो CE1 - e⁻−55/5, टाइम कांस्टेंट 5 तो फिक्स है, तो 55 सेकंड में इतना चार्ज आया। तो नेक्स्ट 50 सेकंड में कितना चार्ज आया है भाई, बी को चेक करने के लिए, तो नेक्स्ट 50 सेकंड में मतलब Q50' हम निकाल रहे हैं, तो क्या कीजिए 55 सेकंड में जो आप चार्ज निकालें -5 सेकंड में जो ये चार्ज इस पे आया था, इसको माइनस कर दीजिए, तो नेक्स्ट 50 सेकंड में कितना चार्ज आया वो यहाँ से आपको निकल जाएगा। ये भी जो वैल्यू आपको निकलेगा ना वो इससे कम होगा, Q5 से कम होगा। सब आप करके देखिएगा। उसी तरह 500 सेकंड के लिए लेकिन सब कर सकते हैं, 500 सेकंड के लिए 505 निकालेंगे, फिर -Q5 करेंगे, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो करके आप देख सकते हैं। बल्कि अगर आप बिगनर है तो आपको करना चाहिए, या अगर आपके पास टाइम है तो मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।